दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विगत 3 एपिसोड से मैंने एंथनी गिडेंस की चर्चा आप लोगों के बीच में की है और उसके पूरे थियोरेटिकल प्रोफाइल को आप लोगों के बीच में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं 20वीं तथा 21वीं सदी का एक ऐसा ब्रिटिश चिंतक जिसकी पर्सनालिटी जो है प्रोलिफिक अर्थात सदाबहार चिंतक के रूप में रहा है। और मूल रूप से आप देखें तो उसका जो थ्योरेटिकल पैराडाइम है वह किसी विशेष संप्रदाय अर्थात स्कूल से या थॉट से प्रभावित नहीं रहा है। मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि एंथनी गिडेंस मूल रूप से क्लासिकलिज्म, जिसमें भारत का जो इपिक एरा है या जिसके तहत जो है ऋग्वेद का जो पीरियड है, महाभारत रामायण का जो कालखंड है, उससे होते हुए एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्राट, कॉन्फ्यूशियनिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म की धारा जहां एक तरफ क्लासिकलिटी को परिभाषित करता है अर्थात शास्त्रीयता को परिभाषित करता है, उसके बाद मुख्य रूप से देखें तो जो 1838 के बाद जो सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के बाद के साथ जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव स्टडी के डेवलप हुए, जैसे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, न्यू इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिस्टिक पर्सपेक्टिव और कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी या कंपैरेटिव स्कूल। इसके अलावा सोशल एक्शन स्कूल, मार्क्सियन स्कूल, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण, नव संरचनावादी प्रकारवादी धाराएं, इन सभी धाराओं को अपने थॉट में आत्मसात करने वाला व्यक्ति, जिसने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि किसी भी प्रकार का संप्रदाय या बौद्धिक चिंतन से वह प्रभावित हुआ है, आधुनिकतावादी व्यवस्था में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अधिनायक तंत्रवाद, नाजीवाद, फासीवाद जैसी
कई पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल सोशल पर्सपेक्टिव डेवलप हुए। उन सभी का अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए अपनी वैचारिक सोच को समाजशास्त्रीय ढंग से जो विश्लेषित करने का प्रयास किया है, उसका दूसरा नाम ही एंथनी गिडेंस है। ये ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट है जिसका समाजशास्त्रीय चरित्र अनोखा है। वो प्रोलिफिक कैरियर के माध्यम से को चुनते हुए अपनी राइटिंग को प्रैक्टिकलिटी, एम्पिरिकलिटी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का कार्य किया है और अपने विभिन्न आलेखों, पुस्तकों के माध्यम से समाज के समस्त बिंदुओं पर समाजशास्त्रीय चिंतन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये पहला ऐसा समाजशास्त्री है जिसने किसी संप्रदाय, किसी स्कूल, किसी वैचारिक दृष्टिकोण की न आलोचना करता है, न उसको स्वीकार करता है, बल्कि अस्वीकारिता और स्वीकारिता के बीच एक नई रेखा खींचने का कार्य करने का दूसरा नाम जो है वह एंथनी गिडेंस है। यह ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट है। एक धारा ये है। दूसरी धारा जो है, जो 1940 अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में वैचारिक क्रांति लाया है, उसका नाम अमेरिकी समाजशास्त्री के रूप में डॉक्टर पार्सन्स, जो संरचनात्मक प्रकारवाद के सिनोनिमस के रूप में स्थापित हमारे और आपके बीच में रहे। इन्हीं धाराओं के साथ और इनकी मूल्यता को स्थापित न करते हुए मैंने स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच में यह स्वीकार करने का प्रयास किया है कि ब्रिटिश समाजशास्त्री जिन एंथनी गिडेंस का पूरा एकेडमिक कैरियर जो है वो प्रोलिफिक कैरियर है, सदाबहार जीवन है, और वही अपनी पर्सनालिटी में उन्होंने आत्मसात किया है, जिन्होंने समाज के विभिन्न इकाइयों के बीच संतुलित जो अध्ययन पद्धति है, उस पद्धति से अलग हट करके शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत अर्थात क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को विश्लेषित करने का कार्य किया है। यह इनकी पहली मौलिक इकाई के रूप में हम विश्लेषित कर सकते हैं। विशेषकर पूंजीवादी व आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत अर्थात कैपिटलिस्ट एंड मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी का भी इनका
के बीच में संतुलन, सामंजस्य स्थापित करने का दूसरा कार्य किया है। गिडेंस ने क्लास को नए ढंग से परिभाषित किया है। न तो वो वेबेरियन थॉट के अंतर्गत जो क्लास का कॉन्सेप्शन है, नेचर है, उसको डिफाइन किया है, और ना ही मार्क्सवादी क्लास को परिभाषित किया है। उसने मॉडर्न क्लास, जो मूल रूप से आप देखेंगे मेल्विन डिजाल्स का डी क्लास का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उस थ्योरी से भी अलग हट करके मॉडर्न क्लास को परिभाषित करने का कार्य जो है वह एंथनी गिडेंस के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही स्ट्रैटिफिकेशन के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, चाहे वह टीमिन का हो, चाहे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव हो स्ट्रैटिफिकेशन का, या वेबेरियन पर्सपेक्टिव हो, या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हो, इन सबसे अलग हट करके समाज संस्करण को विश्लेषित करते हुए उसने क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी की भी व्याख्या की है। अर्थात क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी के अंतर्गत मॉडर्न क्लास को परिभाषित करने का प्रयास किया है और स्ट्रैटिफिकेशन के नेचर को हमारे और आपके बीच में रखा है। यह घटना जो है 1973 की है। एंथनी गिडेंस का तीसरा जो मौलिक कंट्रीब्यूशन इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में समाजशास्त्रीय जगत में हो रहे बदलाव, अर्थात समाज में जो 20वीं शताब्दी का 8वां दशक है, 8वें दशक के अंतर्गत समाज की मौलिक संरचना में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव की ओर संकेत करता है इसकी राइटिंग। इस दौर में उन्होंने समाजशास्त्र को विशिष्टता प्रदान करने का प्रयास किया और 1980 में उन्होंने द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन को प्रतिपादित किया। द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन के अंतर्गत कई सवाल उन्होंने पूछा है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने सामान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में अपनी लेखनी को महत्वपूर्ण रूप से स्थापित करते हुए गिडेंस के अनुभाविक तथा प्रायोगिक दर्शन शैली को अंगीकार, अर्थात इम्पीरिकल और प्रैक्टिकल जो डायमेंशन है उसके बीच में कोरिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए, उस शैली को विकसित करते हुए उसे आत्मसात किया। और चौथी मान्यता है कि सैद्धांतिक लक्षण दिखते हैं जो वैश्वीकरण व जोखिम समाज, अर्थात ग्लोबलाइजेशन एंड रिस्क सोसाइटी या रिस्की सोसाइटी तथा अंतःलोक जीवी अर्थात इनर पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ये आम भाषा है, उसे कैसे तथा उनके सिद्धांतों पर
नया श्रम, न्यू लेबर, अर्थात द नेचर ऑफ द लेबर, द नेचर ऑफ रिस्की सोसाइटी, द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके माध्यम से क्या समाज की संरचना में मौलिक परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को ढूंढने का भी प्रयास इन्होंने किया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण उन्होंने, क्योंकि राजनीतिक 1980 के बाद में दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल व्यापक रूप से हुए हैं, जिसको उन्होंने थर्ड वे ऑफ पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति का तीसरा रास्ता या तीसरा मार्ग पर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। क्योंकि 1980 के दौर में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वह कमजोर होता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि उसके पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कंपटीशन जो है मार्क्सियन स्कूल था। मार्क्सियन स्कूल जो है एक नया स्वरूप ले चुका था, जिस स्वरूप को हम लोग कह सकते हैं कि न्यू मार्क्सिज्म के रूप में। इसलिए जो है न्यू स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निटी या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है, उसने राजनीति, सामाजिक सोच, मीडिया का व्यापक रूप से उभरना, सोशल मीडिया का कैनोटेशन तैयार करना और कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस ने समाज की मौलिक जो आवश्यकताएं हैं वह बदल करके रख दिया है। उस चिंतन को भी अपनी राइटिंग में आत्मसात करने का और लिखने का किसी ने प्रयास किया है, हिम्मत जुटाई है, तो उसका दूसरा नाम जो है एंथनी गिडेंस है। साथ ही समग्र चिंतनों में से संरचनाकरण के सिद्धांत ने आधुनिक और आधुनिकतावादी समाजशास्त्रीय जगत में एक सशक्त चिंतक के रूप में उनको विकसित किया। उन्होंने आरंभ में ही न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो 1976 में प्रकाश लिख करके सोशियोलॉजी के मेथोलॉजिकल स्टडी का पूरा व्यापक रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया। साथ ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये 1984 में इसका ये संग्रहण किया गया। समाजशास्त्र को ही नहीं बल्कि इसने समाज विज्ञान को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी जो है वो उसमें 4 धाराएं हैं, 4 आयाम हैं, 4 डायमेंशन है। पहला है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन अर्थात संरचनाकरण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत रियलिज्म अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, सोशल फैक्ट, ये सब आत्मसात करता है, जो क्रिएट करता है द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन
तीसरी है एजेंसी। तीसरी एजेंसी है, अर्थात यह एजेंसी सोशल एजेंसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और चौथी जो है वह है एक्टर और अल्टर। एक्टर मीन्स those who are acting, performing his or her role for the development of the society. और अल्टर जो है वह सिचुएशन है, एक ओरिएंटेशन है। इसी धारा के तहत जो है सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन इस पर हम